हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे डियर? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे चल रही होगी, क्योंकि ये कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में संकट का रूप धारण कर रही है। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द ये बीमारी इस विश्व को छोड़ करके भागे और हमारी तैयारी पहले जैसी स्टार्ट हो जाए। आइए मित्रों, आपको बता देना चाहूँगा एसपी शुक्ला एजुकेट, जो कि प्रत्येक दिवस आपके लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लाइव आता है, जिसमें हम बात करते हैं 10 टॉप 10 क्वेश्चंस पे किसी न किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो उसी का ये सेट नंबर 14 है, 14 यानी 14वां नंबर सेट है। इसके पहले के सेट्स अगर आपने नहीं देखा है तो डेली जीके नाम का एक प्लेलिस्ट है, डेली जीके जीएस नाम का एक प्लेलिस्ट है। उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप इन सारे पार्ट्स को देख लीजिए। और आपको थोड़ी सी सजेस्ट करूंगा मित्र, अगर ये पार्ट आप रेगुलर देखते हैं मित्र, तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं इन फ्यूचर किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको जीके और जीएस कहने का मतलब क्या होता है? जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़। यानी जनरल स्टडीज़ का मतलब सिविल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो समझ रहे हैं, और जीके जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो समझ रहे हैं। तो इनके लिए आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए किसी भी बुक्स की ना ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं किसी एजुकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं आपको ऑफलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्रश्नों का संकलन आप डेली बाय डेली बनाते जाइए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से हमारे मिल जाता है। एसपी शुक्ला एजुकेट का टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेते जाइए डेली का डेली। 1 महीने का हो जाए तो उसके बाद एनालाइज कर लिया करिए, चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करूँगा। ठीक है मित्रों, क्लास को स्टार्ट करूँगा। इससे पहले कि ऐसे हमारे मित्र आप जो पहली बार आए हैं तो उनको बता देना चाहूँगा, आप हमें हमारे फेसबुक पेज एसपी शुक्ला एजुकेट पर भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ में आप ट्विटर पर भी एसपी शुक्ला एजुकेट को फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। प्रथम भारतीय साम्राज्य की बात हो रही है मित्र, आपको याद होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इसमें आता है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन कहे इन फ्यूचर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट आपसे प्रश्न अगर ये कहे कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ही आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था ये हुआ था भैया 340 ईस्वी पूर्व, 340 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र वैसे है कहाँ आपको पता है? पाटलिपुत्र बिहार में है, तो ये बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग कहा जाता है कि लगभग 322 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व, जो भी पढ़ लीजिए, ईसा पूर्व में अपने गुरु, इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था, नोट करिएगा, विष्णुगुप्त का नाम आपने शायद जो है ध्यान से, अगर आपको मैं भी बताऊंगा एक वाक्य तो आपको याद आ जाएगा। चाणक्य का नाम आपको याद होना चाहिए, चाणक्य। कौटिल्य जिसको कहा जाता था, कौटिल्य, बहुत अच्छे नाम थे इनके। कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद, किसको भैया? घनानंद, अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तथा इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। इसने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष? 24 ईयर, 24 वर्ष तक मगध पर शासन किया एवं भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मौर्य क्षत्रिय कहा गया है इसको। क्या कहा गया है? मौर्य क्षत्रिय। मित्र, क्योंकि ये 10 क्वेश्चंस का एक सीरीज होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकते, फिर भी थोड़ी सी चर्चा मैं आपको बता देता हूँ।
जब बात चंद्रगुप्त मौर्य की आती है तो यहाँ पर ये कैसे हुआ, ये घटना थोड़ा सा आप सुन लीजिए। जिसको विष्णुगुप्त आपने ये देखा है, विष्णुगुप्त का बहुत बड़ा नाम है। विष्णुगुप्त जिसको चाणक्य कहा जाता है, जिन्होंने जो है कौटिल्य जिनको कहा जाता है, इनकी रचना के बारे में आपने पढ़ा होगा, मेगस्थनीज के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए चाणक्य जो है, आपने चाणक्य नीति पढ़ी है मित्र, आपको बताना चाहूँगा घनानंद के दरबार में एक बार चाणक्य जाते हैं। सुनिएगा, स्टोरी यही है। घनानंद के दरबार में एक बार चाणक्य जाते हैं और घनानंद जो है ब्राह्मणों का अपमान कर देता है। चाणक्य एक बहुत उच्च कोटि का विद्वान ब्राह्मण था। जब उसने देखा कि ये तो हमारा जो है भरे समाज में जो है एक विद्वता का जो है अपमान किया है, तो उसने उसी दिन से ठान लिया कि भैया घनानंद, तुम्हें मैं उस जो सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे हो, गद्दी पे बैठे हो, वहाँ से ज़रूर उतार दूंगा। और ना कभी लड़ा ना कभी लड़े। इसीलिए कहा जाता है कि ये ब्राह्मण की नीति, ये चाणक्य की नीति थी कि उन्होंने क्या किया, टहलते हुए जा रहे थे तो एक रास्ते में देखे कि कई सारे बच्चे, आपने गांव में सुना होगा पहले हम लोग आइस पाइस खेला करते थे, ऊंच नीच खेलते थे, तो ऊंच नीच वाला खेल रहे थे विष्णुगुप्त। और ये देख रहे थे चाणक्य, कौटिल्य देख रहा था कि इसने बच्चे कितने अच्छे हैं, किस तरीके से जो है ये विष्णुगुप्त जो है, ये चंद्रगुप्त जो है मौर्य जो है कैसे जो है बच्चों के साथ कैसे अपने आप को सर्वस्व बना रहा है, कैसे उनको पछाड़ दे रहा है। तो वहीं चाणक्य को दिखा उस बच्चे में दम। कौन से बच्चे में दम? चंद्रगुप्त में। तो उसी समय उन्होंने ये सिलेक्शन कर लिया, ये चुनाव कर लिया, अब तो मैं इस बच्चे को ले जाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, शिक्षा दूंगा और एक दिन ऐसा बनाऊंगा कि जाके ये घनानंद की नीचे उठाने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो मित्र देखिए, दुश्मनी भी यही चीजें होती हैं। देखिए आप अगर एक छोटा सा ऐसे देख लीजिए कि ये दुश्मनी भी एक तरीके से इन्होंने ऐसे निभाई कि एक बच्चे को पहले पालन पोषण किया, शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, सब कुछ सिखाया, फिर उसके बाद जाके उस बच्चे को इतना वो कर दिया कि उसने घनानंद पर चढ़ाई करके जो है मगध राज्य को छीन लिया, यानी मगध का सम्राट बन गया जो है, और 24 वर्ष तक शासन किया। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे क्वेश्चन कहे, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। या फिर आपसे कहे कि बताइए भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। इसलिए चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, सेल्यूकस जिनका अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रकाशक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो बताना चाहूँगा मित्र, यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए उस क्वेश्चन पे, सेल्यूकस जिनका अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रकाशक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया है? यानी इनको किसने पराजित किया, सेल्यूकस को किसने पराजित किया? तो यहाँ पर भी नाम आता है भैया, चंद्रगुप्त मौर्य जी का नाम आता है। किसका नाम आता है मित्र? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए ये पॉइंट। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर, एक सेकेंड फ्रेंड्स, सिकंदर नोट करते चलिए। सिकंदर के सर्वाधिक योग्य सेनापति थे सेल्यूकस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल्यूकस किसका सेनापति था भैया? सिकंदर का सर्वाधिक, कहा जाता है कि सर्वाधिक योग्य सेनापति सेल्यूकस था। सेल्यूकस ने उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने के लिए 305 ईस्वी पूर्व, यानी जब उनके ना रहने के बाद ये सोचा कि अब हम उस बादशाहत को कायम करेंगे, तो 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। परंतु मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से, या मौर्य शासक चंद्रगुप्त से सेल्यूकस को पराजित होना पड़ा। उसने सेल्यूकस की पुत्री, अब देखिए यही है भैया, यहाँ पर सब फेल हो जाते हैं, सेल्यूकस की पुत्री से विवाह कर लिया। क्या किया भैया? अब देखो, कहीं मारे वीर तो कहीं गिराए वीर, यही कहा जाता है ना, कहीं मारे वीर तो कहीं भागे वीर, इसीलिए कहा जाता है। तो सेल्यूकस को पराजित करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उसने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया तथा दहेज में, अब देखिए दहेज में क्या मांग लिया भैया? दहेज में मांग लिया भैया, मुझे आप दे दो हेरात,
जैसे दहेज में आजकल लोग 1 लाख रुपए मांग लेते हैं उधार, तो वैसे ही उसने क्या किया, हेरात, कंधार, नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स, हेरात, कंधार, मकरान, वा काबुल, क्या किया, काबुल प्राप्त किया, यानी अब ये दहेज में प्राप्त कर लिए। हेरात, कंधार, मकरान, काबुल। पूछा जाता है आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या क्या, कौन से प्रांत मिले थे, तो हेरात, कंधार, मकरान और काबुल प्रांत मिला था। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने या चंद्रगुप्त ने, देखिए बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी उपहार दिए। अब जो है यहाँ पर 4 प्रांत लिए और क्या दे दिया भैया, हाथी ले लो आप, 500 हाथी। कितना हाथी पूछा गया है प्रश्न, 500 हाथी उपहार स्वरूप यानी गिफ्ट में दिए। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से निकल के आता है वो आता है प्लूटार्क के अनुसार। अगर हम बात करें किसके अनुसार, प्लूटार्क, एक व्यक्ति था प्लूटार्क, तो प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, ये उल्लेख मिलता है। जो भी चीज़ें हैं इतिहास की चीज़ें हैं, ज़्यादा तक जो एथेंटिक है वो यही है। तो आप समझ जाइए कि सेल्यूकस, जिनका अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रकाशक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। उसकी पराजित होने का सबसे बड़ा कारण उसकी पुत्री बनी। क्यों? क्योंकि वो जिससे युद्ध किया वो उसका दामाद बन गया। तो भैया ऐसी स्थिति में तो अच्छे गिर जाएंगे। यानी अब ये एक तरीके से रणनीति भी कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो पुत्री से विवाह किया, दहेज में उनको 4 प्रांत मिल गए, हेरात, कंधार, मकरान और काबुल। तो अच्छा प्रश्न है मित्र, चीज़ों को बहुत अच्छे से गौर से समझिएगा, पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। आप क्या कह रहा है, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। एक क्वेश्चन, अच्छा मैं पीछे वाले प्रश्न में थोड़ा सा चर्चा कर दूं मित्रों, एक छोटा सा पॉइंट इसी पे नोट कर लीजिए। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। कभी कभी पूछा जाता है यूनानी राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, तो उसका नाम है मेगस्थनीज। कई बार पूछा है इसलिए मैं इस पॉइंट को भी याद करा देता हूँ, नोट कर लीजिए। मेगस्थनीज यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज नामक राजदूत भेजा था। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, 305 ईस्वी पूर्व में पराजित कर दिया। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया है, ये भी आपसे पूछा जाता है। कौन सी पुस्तक? इंडिका, ये नोट कर लीजिए। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की है। इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, जबकि पाटलिपुत्र को समानांतर चतुर्भुज कहकर पालिब्रोथा के नाम से संबोधित किया तथा नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा जाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा ये पॉइंट छूट रहा था तो मैंने सोचा बता दूं। आइए अब मैं इस प्रश्न पर चर्चा करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है मित्र, तक्षशिला का नाम आपने सुना होगा। बताना चाहूँगा आपको, बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यदान बौद्ध धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक भी है, लेकिन त्रिपिटक के बाद इस ग्रंथ का नाम ज़्यादातर लोगों के मुख से सुनने में आता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ, पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप हमारे साथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान, वैसे शुद्ध है दिव्यावदान। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार लिखा है। बिंदुसार का कार्यकाल कब से कब तक रहा, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। कब से कब जिया का जो है तो ये भी पूछा जाता है। तो आप नोट कर लीजिए साइड में 298 से लेकर के 278 ईस्वी पूर्व है के समय तक्षशिला में, कहाँ पर मित्र? तक्षशिला, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स वहाँ से भी कॉल करते हैं। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ। कितने विद्रोह हुए? 2 विद्रोह हुए। इन विद्रोहों का दमन करने के लिए बिंदुसार ने एक बार अशोक तथा एक बार सुसीम को भेजा था। एक बार किसको भेजा?
अशोक को। ठीक, और एक बार किसको भेजा, आपसे नाम पूछा है इसलिए मैं इस पे प्रेशर दे रहा हूँ, सुसीम को। एक बार अशोक को, दूसरी बार सुसीम को भेजा था। तारानाथ के अनुसार नेपाल के विद्रोह को भी अशोक द्वारा ही समाप्त किया गया था। वायु पुराण अगर आपने पढ़ा होगा तो वायु पुराण में अशोक को भद्रसार, जबकि जैन ग्रंथों में उसे राजवलिकेत या सिंहसेन कहा गया है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका हमारा ये था कि बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए जो है भेजा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। तो अशोक का नाम हमने आपको बताया कि कौन लोगों ने क्या क्या कहा। तो जब उस आपसे पूछा जाता है कि किस अभिलेख की बात जब आती है तो नोट कर लीजिएगा हमारे साथ आप। उस अभिलेख का नाम है मास्की का लघु शिलालेख। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, मास्की का शिलालेख। फिर से आप पॉइंट नोट करिए। मैंने ये बताया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। वैसे क्या क्या नाम उल्लिखित है मैं नाम भी नोट कर देता हूँ, आप मेरे साथ चाहें तो नाम भी नोट कर लीजिए, एक दो पॉइंट अच्छा भी रहेगा। अशोक के व्यक्तिगत नाम में जैसे नाम क्या क्या आता है, जैसे आप देखिए मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उदयगोलम अभिलेखों में मिलता है। अशोक का आधिकारिक नाम जो अभी हमने बताया कि कहाँ कैसे कहा जाता है, प्रियदर्शी। आधिकारिक नाम फ्रेंड्स जो है वो है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का मतलब होता है प्रियदर्शी, वैसे शुद्ध है प्रियदर्शी था। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य नाम उल्लिखित है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। तो इनके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे मैंने बताया कि इनका जो व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है किस अभिलेख में, तो मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदगोला में मिलता है। इसीलिए जो इसका नाम है वो है मास्की का लघु शिलालेख। जो भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उसके अनुसार आप जो है क्वेश्चन को कर लीजिएगा। एक प्रश्न और छोटा सा मेरा आपका है, इसी पॉइंट में जान लेने का प्रयास कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कहा जाता है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण तो आपको पता है किसने कराया था, अशोक ने। तो पहले तो पॉइंट ये लिख लीजिए आप हमारे साथ ही, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत देश में आप रह रहे हो तो अशोक के सारनाथ के स्तंभ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। ठीक है, स्तंभ धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है, ये भी आपको पता है, ये तो आपको पता है। इसका स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति जो होती है, कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें जो सिंह बना हुआ है, क्या बना हुआ है फ्रेंड्स, सिंह। सिंह का मतलब शेर, जो शेर का निशान बना हो किसका प्रतीक है, तो शेर भैया बल पूर्वक होता है, वो है शक्ति का प्रतीक। किसका प्रतीक, शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से यह विश्वविख्यात है कि इसको भारत गणराज्य द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए मैं इस पॉइंट पर ध्यान चर्चा किया। कौन से रूप में भैया, राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। मौर्य युगीन तथा स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित है। अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया था। तो इसलिए भी हमारे लिए भी फक्र की बात है कि हम इस चीज़ को जानते रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा प्रश्न है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। अब देखिए, कौटिल्य को हमने अभी इसके पहले बताया कि विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना गया, चाणक्य भी कहा जाता था। अब ये किससे संबंधित है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अर्थशास्त्र से रिलेटेड देखिए 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करूंगा। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ मित्र। देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई वो राजनीतिक गुरु थे तो राजनीतिक जीवन के ही बारे में उल्लेख करेंगे। सिंपल सी बात है, इसका तो आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। लेकिन अब इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न निकल के आते हैं उसमें देखिए, इसमें राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य विस्तृत कर
प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का राजत्व सिद्धांत यूरोपीय दार्शनिक मैकियावेली, कभी कभी पूछा जाता है, यूरोपीय शासक मैकियावेली के राजतत्व सिद्धांत से अधिकांश रूपों में समानता रखता है। इस आधार पर उसे भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो आप ये जानते रहिए, अगर आपसे कहे कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो भारत का मैकियावेली भी कौटिल्य शास्त्र को लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ ये पॉइंट, नहीं तो आप भूल जाएंगे। भारत का मैकियावेली, आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत का मैकियावेली कौन है, तो भैया इसमें कौटिल्य का ही नाम आता है। अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए, क्योंकि अर्थशास्त्र से पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र 15 अधिकरण, 150 प्रकरण तथा 600 श्लोक में लिखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अर्थशास्त्र से रिलेटेड, नोट कर लीजिए, क्योंकि बच्चे आपको तो ये तो पता होता है कि हाँ इसके लेखक जो हैं चाणक्य हैं, लेकिन इसके बारे में क्या है वो नहीं पता होता है। और जो बड़े लेवल की एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, ये नोट कर लीजिए पॉइंट। 15th अधिकरण यानी 15 अधिकरण, 150 प्रकरण, 150 प्रकरण, और उसके बाद जो है 600 श्लोक, 600 श्लोक हैं। इतनी सी बातें आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गई होगी। अच्छा प्रश्न था मित्र, इसलिए हमने आपको बता दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने, क्योंकि भारत का मैकियावेली कहा जाता है और इनका सबसे बड़ा जो निशाना था वो चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के था। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत बड़ा शिष्य बनाया, जिससे उन्होंने जो है घनानंद को हरा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन सा था? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। डोरियस प्रथम, ऑप्शन सी में देखिए कौन सा दिख रहा है, डोरियस नहीं है, डेरियस है मित्र। डेरियस प्रथम, या इन्हीं को कहा जाता था मित्र, मैं बताना चाहूँगा एक नाम और कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है, द्वारा प्रथम। कौन प्रथम भैया? द्वारा प्रथम। कब से कब की स्थिति में द्वारा प्रथम का नाम आता है? तो है 522 से लेकर के 486 ईस्वी पूर्व फारसी साम्राज्य के संस्थापक कुरोस को और एक नाम से जाना जाता था, आप इससे भली भांति परिचित होंगे, साइरस के बाद हखमनी, कौन भैया? हखमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। तो आप ये समझिएगा, फिर से समझिए, मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं बोलता हूँ लिखता नहीं, सारी पॉइंट को लिखना बहुत पॉसिबल नहीं होता, मैं तो इसलिए सुना करिए बड़े ध्यान से। डोरियस प्रथम या द्वारा प्रथम 522-486 ईसा पूर्व फारसी साम्राज्य के संस्थापक कुरोस साइरस के बाद हखमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि डोरियस प्रथम किस वंश का संस्थापक था, तो शासक था मित्र, किस वंश का शासक था, तो आप ये समझ जाइए हखमनी वंश का शासक था। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हखमनी वंश का शासक इनसे पहले कौन था, तो वो था कुरोस साइरस कौन, किस वंश का संस्थापक था, तो कुरोस शासक ये था मित्र, चाहे इसको नोट कर लीजिए, फारसी, क्योंकि हमारे फारसी साम्राज्य में पूछा जाता हुआ प्रश्न है। फारसी साम्राज्य के संस्थापक, फारसी साम्राज्य का संस्थापक लिखिए फ्रेंड्स, एक सेकंड, फारसी साम्राज्य का संस्थापक था। इतनी सी बातें समझ में आई। अब देखिए मित्र, अब डोरियस प्रथम पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। डोरियस प्रथम या द्वारा प्रथम ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। हेरोडोटस, क्योंकि इतिहास के पितामह माने जाते हैं, हम इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। कौन भैया इतिहास के पितामह माने जाते हैं? हेरोडोटस। तो हेरोडोटस का नाम लिखना यहाँ जरूरी है, देखिए समझिएगा। हेरोडोटस के अनुसार, किसके अनुसार? हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था। किसका शामिल था? संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था।
तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पार्सियोलिस या नक्सेरुतिस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब भी उसके शासक या पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन सी होगा। फिर से प्रश्न पर चर्चा करिए। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था? तो मैंने वो भी बता दिया कि कौन सा क्षेत्र अपने अधीन किया था। तो सिंधु घाटी, कौन सी घाटी भैया? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी के प्रदेश को जो है लगभग उससे सटे हुए कुछ इलाकों को उसने अपने अधीन कर लिया था। कौन? डोरियस प्रथम। आइए आगे बढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 नंबर पर। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, उस गुप्त शासक का नाम आपको बताना है। बिल्कुल, गुप्त की बात आए तो चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है। बच्चे कभी कभी आप कंफ्यूजन में पैदा हो जाते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये क्या लोचा होता है? इस पे भी मैं किसी दिन आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। कभी तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है, कभी पूछा जाएगा प्रथम गुप्त द्वितीय गुप्त। तो इनसे थोड़ा सा मैं चीज़ें आपको रूबरू करा दूं। एक प्रश्न तो इस प्रश्न के पहले आप जान जाइए। एक तो अशोक का नाम आप जानते ही हैं, ठीक है, वो प्रथम थे। अगर आपसे वही क्वेश्चन ये कहा जाए कि द्वितीय अशोक, कौन अशोक भैया? आपसे प्रश्न जैसे कहे कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो आप नाम जान लीजिए कनिष्क। मैं थोड़ा सा कुछ प्रश्नों पर चर्चा एक्स्ट्रा कर देता हूं, उसको आप समझते हुए चलिए। कनिष्क था कौन? तो कुषाण वंश के महानतम शासक था। कौन से वंश का शासक था ये? कुषाण वंश। कुषाण वंश का महानतम शासक था, ये आप जानते रहिएगा, ठीक है। इसीलिए जो है, क्योंकि ये इतिहास में इसको जो है इतिहास का बहुत बड़ा श्रेय जाता है, इसीलिए इसको द्वितीय अशोक कहा जाता है। अच्छा, अपने प्रश्न पर चर्चा करिए। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन भैया? चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए थे। उसने लिच्छवी कुल की कन्या से विवाह किया। कौन से कुल की कन्या से क्वेश्चन पूछा जाता है? लिच्छवी। नोट करते चलिए हमारे साथ आप। लिच्छवी कुल की कन्या से विवाह कर वैशाली राज्य प्राप्त किया। देखो, पहले वाले राजा ऐसे हुआ करते थे। राजा कैसे करते थे? शादी करने के लिए भैया बेटी को पटा लिया, उसके बाद शादी कर लिया और ऑटोमेटिक उनको साम्राज्य मिल जाता था ना। आजकल भी ऐसा लोग करते हैं। देखिए, बड़े लोगों की लोगों के ऊपर सभी की होती है कि हम इस घर की लड़की को कर लें, हमारी शादी हो जाए तो ऑटोमेटिक ये झुक जाएंगे। तो लोग झुकाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन आजकल की हमारी बहनें, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, वो चीज़ों को समझ जाती हैं। पहले लोग इतना समझते नहीं थे। दोनों कारण हो सकता है, ठीक है। फिर भी वो हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय जो है उस पर हम आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो सिक्के जारी किए तो लिच्छवी कुल की कन्या से विवाह कर वैशाली राज्य प्राप्त किया और द्वितीय मगध राज्य साम्राज्य की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से राज्य भैया? ये पॉइंट नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं चर्चा कर रहा हूं इस समय। द्वितीय मगध साम्राज्य, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना गुप्त वंश के शासक में चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त ने ही सिक्कों पर कुमार देवी की छवि, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्कों पर कुमार देवी की छवि किसने किया? देखिए, मैं नोट कर देता हूँ, ऊपर यहाँ लिखा देता हूँ। देखिए, कुमार देवी की छवि। आपसे प्रश्न कहे कुमार देवी की छवि तथा पृष्ठ भाग पर सिंह वाहिनी देवी दुर्गा। पृष्ठ यहाँ भैया यहाँ लगा दिया, पृष्ठ मतलब पीछे वाले पे यहाँ लिख देता हूँ सिंह वाहिनी देवी दुर्गा।
सिंहवाहिनी देवी दुर्गा की आकृति को बनवाई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अब आज के बाद आप प्रश्न का इसका जवाब दे लीजिएगा। आशा करता हूँ कि समझ में भी आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रहा है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय आता है तो आप बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हो, भैया चंद्रगुप्त द्वितीय बताएगा कोई? मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा जान लीजिए। प्रथम की बात किया मैं, अगर यही मैं कहता चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है, भैया बचपन में मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ करता था प्रथम और द्वितीय में, इसीलिए मैं बहुत चीज़ों को बहुत निचोड़ के साथ आपको देता हूँ। आपका जो कंफ्यूजन बन सकता है आपके प्रश्न पूछने से पहले मैं उस प्रश्न को खत्म कर देता हूँ मित्र। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय में नाम आता है विक्रमादित्य का। किसका नाम आता है? विक्रमादित्य का नाम आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, जिसका अर्थ है पराक्रम का सूर्य। इसके द्वारा ग्रहण की गई अन्य उपाधियां भी थी, जैसे विक्रमांक, परम भागवत आदि हैं। इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से भी जाना गया। चंद्रगुप्त द्वितीय विजेता के साथ साथ एक योग्य एवं कुशल प्रशासक भी था। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त की बात आएगी तो आप समझ जाएंगे। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आप नोट कर लीजिए, विक्रमादित्य लिखते ही आपको याद आ जाती हैं चीज़ें बहुत अच्छे से। तो विक्रमादित्य कहेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आएगा, और प्रथम शासक जिसने सिक्के जारी किया तो चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7वां कह क्या रहा है मित्र? कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कवि कालिदास का संस्कृत भाषा में बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। तो संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये नाम आपको दिख रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि थी लेकिन विक्रमादित्य लिख दिया जाता है कहीं कहीं पर। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसके दरबार में भेजा था? कुंतल। कुंतल का मतलब आप लोग जो है मैथ में जानते हैं 100 kg, ठीक है। कुंतल के दरबार में भेजा था। कालिदास के प्रमुख काव्य ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृत भाषा के अंतर्गत कि कालिदास की कौन कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आपको ऑप्शन दे देता है, कहता बताइए निम्नलिखित में से कौन से कालिदास का ग्रंथ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है संस्कृत भाषा में भी, और जीके जीएस में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनके ग्रंथों को लिख लीजिए। कालिदास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके कालिदास के प्रमुख ग्रंथों के बारे में लिख लीजिए आप। जैसे रघुवंशम, ज़्यादा तक प्रश्न यही पूछा जाता है, रघुवंशम, रघुवंशम, कुमार संभवम, कुमार संभव लिखता हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ तो कुमार संभव, ऐसे संस्कृत में कुमार संभवम। मेघदूतम यानी संस्कृत में मेघदूतम, हिंदी में लिख दो भैया मेघदूतम, चलो मेघदूतम। उसके बाद ऋतु संहार, ऋतु संहारम, क्योंकि संस्कृत का ग्रंथ है ना इसीलिए संहारम। एवं नाटक भी इनका जो बहुत प्रसिद्ध नाटक है, किसने नहीं पढ़ा होगा भैया? अगर संस्कृत साहित्य का कोई बच्चा होगा तो जरूर पढ़ा होगा। अगर आप में से किसी बच्चे ने पढ़ा है, संस्कृत वाले हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और भैया है, एक ही नहीं है, और हैं, क्या नाम है उनका? मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए माल विकाग्नि, माल विकाग्नि मित्रम, माल विकाग्नि, माल विकाग्नि मित्रम। और एक और लिख लीजिए विक्रमोवर्षीयम, विक्रमोवर्षीयम है। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा के अनुवाद विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में किया है। ये आपसे पूछा है मित्र,
ये जीएस में पूछ लिया कि अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स का नाम नोट कर लो मेरे दोस्त, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कब किया था? 1789 1789 ईस्वी में किया था। अच्छा प्रश्न था, इसीलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे चर्चा किया। आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्नों पर। वैसे जितने भी प्रश्न हम सिलेक्शन में लाते हैं आपके लिए अच्छे प्रश्नों का ही संकलन लाते हैं, और मैं गारंटी से कह सकता हूं यदि आप इसको पूरा वॉच करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, आप देखिएगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी रहेगी। आइए क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? किस शासक द्वारा? प्रायः ऐसा होता था क्योंकि पहले महिलाओं की स्थिति बड़ी नाजुक थी। जो आजकल महिलाएं बहुत कहते हुए फिरती हैं ना कि आजकल महिलाओं की स्थिति बड़ी नाजुक है, शायद उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है कि महिलाएं पहले पतिव्रता होती थी, दास प्रथा का पालन करती थी, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जिसका उनको शिकार होना पड़ता था। आजकल तो सासू बहू साथ में घूमती हैं, जैसे लगता है छोटी बहन बड़ी बहन जा रही हैं, बिटिया महतारी जा रही हैं, कुछ फर्क नहीं। पहले तो सासू और बहू में लगता था आँख बड़ा हैं ये सासू बहू हैं, लेकिन चीज़ें क्योंकि धीरे धीरे हमारा समाज जो है सभ्य होता जा रहा है, एजुकेट होता जा रहा है, और एसपी शुक्ला एजुकेट पर पढ़ रहा है, इसलिए और भी एजुकेट हो रहा है, इसलिए चीज़ों को और अच्छे से समझ रहा है। आइए मित्र क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा करते हैं आपके साथ। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चालुक्य। चालुक्यों के शासनकाल में महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति अच्छी थी क्योंकि महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्य शासक कौन था? अब उसका नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो चालुक्य शासक भैया नोट कर लो, विजयादित्य। कौन थे लोग भैया? विजयादित्य। इनका शासनकाल ये कब से कब तक रहे? तो 696, वैसे 696 था। हाँ ठीक है, एक सेकंड फ्रेंड्स, एक है भैया 696, 696 से लेकर के 733 ईस्वी के भाई चंद्रादित्य की पत्नी। आपसे पूछा जाता है किसकी पत्नी? चंद्रादित्य की पत्नी, क्या नाम? विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका द्वारा लिखवाए गए ताम्रपत्र से उसके कुशल प्रशासन का विवरण प्राप्त होता है, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इस प्रश्न का सही जवाब दे लेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा प्रश्नों पर चर्चा किया हूं, विधिवत छोटा सा और थोड़ा बढ़ाते हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था आपके सामने। पश्चिमी भारत के चालुक्यों को किसने स्थापित किया था? देखिए, पश्चिमी भारत के चालुक्यों को किसने क्या किया है? स्थापित किया। थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा। चालुक्य की बात आती है तो यहाँ से चालुक्य वंश की बात आ जाती है। चालुक्य से आ जाता है आपका चालुक्य वंश। क्या आता है फ्रेंड्स? चालुक्य वंश। थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। चालुक्य वंश से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? बहुत सारे शासक हुए चालुक्य वंश के, तो सबसे महानतम जो शासक था चालुक्य वंश का, उस शासक का नाम आता है पुलकेशियन। क्या नाम है उसका? नाम नोट करिए भैया, पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके विषय में ऐहोल अभिलेख में उसके समकालीन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि उसने श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की तथा हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशियन द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र सत्याश्रय विक्रमादित्य प्रथम, जिसको कहा जाता है चालुक्य वंश का शासक बना था। मेरा प्रश्न वो नहीं है, मेरा प्रश्न ये है
पश्चिमी भारत में चालुक्यों को किसने स्थापित किया? क्योंकि उससे रिलेटेड प्रश्न था इसलिए हमने उस पर चर्चा किया। किसकी बात कर रहा है पश्चिमी भारत में? तो इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन सी, पल्लव। पल्लव के बारे में जान लेते हैं। तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, कौन? नरसिंह वर्मन, जिसका जो कार्यकाल 630 से 668 ईस्वी ने पुलकेशियन द्वितीय को परास्त कर दिया। किसको परास्त किया? अब ये पल्लव परास्त करने जा रहा है पुलकेशियन द्वितीय को, इसीलिए मैंने चर्चा किया। पुलकेशियन द्वितीय को परास्त कर चालुक्यों को पश्चिमी भारत की ओर विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया। नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी, तो मित्र ये आप नोट कर लीजिए, वातापी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। इस पे किसने जो है शासन किया, यानी किसने जीत लिया? तो पल्लव ने जीत लिया। पल्लव को और किस नाम से जाना जाता है? तो पूरा नाम लिख लीजिए भैया, पूरा नाम ही लिख लीजिए। पल्लव शासक नरसिंह, एक सेकंड, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन कौन था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन। तो क्वेश्चन यही था कि पश्चिमी भारत पर चालुक्यों को किसने भी स्थापित किया था? पल्लव ने। पल्लव शॉर्ट में लिख दिया, यानी नरसिंह वर्मन ने। यानी इतना ये था कि चालुक्य वंश के जो सबसे सफलतम शासक माने जाते हैं पुलकेशियन द्वितीय, उनको भी परास्त करके उसकी राजधानी वातापी को भी अपने अंडर में कर लिया था। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा का नाम आपने सुना होगा, मीमांसा। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर के वेद वाक्यों में वर्णित अर्थ के विचार का नाम मीमांसा है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य थे, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचारों में की जाती है, जबकि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया। मीमांसा दर्शन में भारतवर्ष के धर्म तथा वर्णाश्रम व्यवस्था आदि विचारों का वर्णन मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत सारे दर्शन हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? गौतम जी माने जाते हैं। कर्म सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। तो अच्छे प्रश्न बनते हैं भारतीय दर्शन से भी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। कल के प्रश्न का जवाब देंगे जो आपसे पूछा हुआ था पिछली पार्ट में, क्योंकि आज हमने प्रश्नों पर ज़्यादा प्रेशर दे दिया। मित्र कोशिश ये रहती है कि 10 प्रश्नों को बहुत कम समय में आपके बीच में बताएं, लेकिन जो है करते करते ऑटोमेटिक जो है जानकारी जो है इतनी होती है कि छोटी छोटी जानकारी बताते चलिए तो क्वेश्चंस का जो टाइम है वो बढ़ता चला जाता है। आइए क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? कौन ने अश्वमेघ यज्ञ किया है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का। अश्वमेघ यज्ञ का नाम आपने सुना होगा कि राम जी ने भी किया था। सीता जी उस समय वन में चली गई थी, तो सीता जी की मूर्ति रख करके अश्वमेघ यज्ञ किया गया था। उसी समय लौ और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया और उसके बाद युद्ध भी चला था। इसके बारे में तो आपने सुना भी है, कहानी भी पढ़ा भी होगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती होगी। आइए मैं इस प्रश्न पे चर्चा करता हूँ। तो ये क्योंकि भाई कहाँ के थे? भगवान राम जी अयोध्या के थे। तो आप सिंपल सी बात चले जाइए कि अश्वमेघ यज्ञ की बात आएगा तो आप अयोध्या लेख में पहुँच जाइएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना, दिमाग से लगा दिया, कभी कभी आपका दिमाग लगा दिया करो। तो पुष्यमित्र मैं कह देता हूँ गलती से, पुष्यमित्र होना चाहिए। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक। अंतिम मौर्य शासक था कौन? आपको ये पता होना चाहिए, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर, पहले के शासक ऐसे हुआ करते थे, अपने राजा को ही मार लेते थे फिर बैठ जाते थे ना। तो ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया था। कितने अश्वमेघ यज्ञ किया था? 2
अश्वमेध यज्ञ किया था? यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो गया। चलिए आज के प्रश्न पर चलेंगे। आज का प्रश्न जिसका जवाब देना है आपको कमेंट के माध्यम से, जिसका जवाब हम बताएंगे आपको अगले पार्ट में। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर, कह रहा है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। इस क्वेश्चन का जवाब मेरे दोस्त आपको देना है कमेंट के माध्यम से। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, जहां से इसका कंप्लीट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।